नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 2 की बात करेंगे और पार्ट 2 में जो है हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको जो हमारी बुक्स है उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे 2 बुक्स दिखाई हुई है स्क्रीन पे आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए, दोनों बुक्स में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी जो है वो कंपाइल की है ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कीजिए। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लॉज ऑफ मोशन का। तो पार्ट 1 में जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी वो थी मोमेंटम, इम्पल्स और न्यूटन का सेकंड लॉ। मोमेंटम और इम्पल्स से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। तो सेकंड लॉ मैंने जो है न्यूटन का जो है वो मैंने पहले बता दिया था आपको, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ी थी मोमेंटम और इम्पल्स में। आज मैं तीनों लॉ दोबारा बताता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए क्या कहता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसी से वही है। ये क्या कहता है, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी in the state or state of rest or motion until unless an external force acts on it. External force acts on it। देखिए क्या कहती है ये न्यूटन जो का फर्स्ट लॉ है। ये क्या कहता है कि जैसे मैंने आपको इनर्शिया के टाइम भी बताया था कि जैसे बॉडी है और ये मास m है, तो ये इसकी अगर वेलोसिटी 0 है तो ये इसी स्टेट में कंटिन्यू करेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये बॉडी कंटिन्यू करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही। उसी तरीके से मान लीजिए ये बाइसिकल है, तो ये अगर v वेलोसिटी से जा रही है तो इसी मोशन को कंटिन्यू करेगी जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकता नहीं है, ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। ये रुक कैसे जाती है बाइसिकल, वो अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो उस टाइम फ्रिक्शन जो होता है वो एक्ट करता है। बट अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो ये बॉडी जो है कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, ये बॉडी रुकेगी नहीं। तो ये जो पार्ट है इसी से डील करता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि ये बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इसको जो है मोशन देगा या मोशन को रोकेगा। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे, न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए ये क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए ये क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is proportional to the applied force। देखिए क्या कहता है, ये कहता है एक बॉडी है और ये बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो v हो जाती है। तो जो मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण वेलोसिटी चेंज हुई, तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो तो है mu और जो इसका फाइनल मोमेंटम है वो है mv। तो ये क्या कहता है, जो सेकंड लॉ है ये कहता है कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा, इसको मान लीजिए डेल्टा t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डेल्टा t। तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ से क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं हटाऊंगा तो ये आ गया कि, और यहाँ पे आ गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एसआई यूनिट जो होता है उसमें के की वैल्यू जो होती है इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में जो होता है वो के की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाता है फोर्स और यहाँ पे आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाता है डेल्टा पी और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर की तरफ डेल्टा पी होगा, जिधर की तरफ चेंज इन मोमेंटम होगा, उधर की तरफ ही अप्लाइड फोर्स होगा। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की अगर बात करें तो ये क्या है, ये डेल्टा पी है, यहाँ से है एम वी माइनस ऑफ एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 वेक्टर माइनस ऑफ P1 वेक्टर। तो यहाँ से आ गया चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ से हम बात करते हैं फोर्स की, तो यहाँ से आ गया चेंज इन मोमेंटम एम बी माइनस ऑफ एम यू और डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी। तो यहाँ से हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ से आ गया एम, यहाँ पे आ गया वी माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम सबको पता है यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये छोटा सा डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, बट सेकंड लॉ जो है वो यहीं तक है, सेकंड लॉ जो है वो यहीं तक है। तो ये मैंने आगे की चीज़ निकाल दी है इस तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने मास को कांस्टेंट लिया है। एक और इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो मोमेंटम तो वही रहेगा, मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो वैसा ही रहता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। पर देखिए अप्लाइड फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा मैं जो है जनरल जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि यह इस तरीके से ही हमको करना पड़े। देखिए मोमेंटम क्या है, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम दो तरीके से चेंज हो सकता है, तीन तरीक़ों से चेंज हो सकता है, या तो मास चेंज हो जाए तब भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या वेलोसिटी चेंज हो जाए तब भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या दोनों ही चेंज हो जाए तब भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का, मैंने यहाँ क्या है मास को कांस्टेंट लेके और इस तरीके से ये निकाला है। मान लीजिए मास कांस्टेंट नहीं होता, वैसे एग्जैक्ट मैं इसका जो डेरिवेशन है वो आपको बताता हूँ कि वो जो फोर्स है, जैसे ये हो गया डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ डी बाई डी टी ऑफ एम बी, तो देखिए वैसे तो ये है फोर्स विच इज इक्वल टू मास डी वी बाई डी टी और प्लस वी डी एम बाई डी टी, दोनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी टाइम बीइंग क्या था, मैंने जो अभी प्रीवियस जो पार्ट बताया उसमें मास का चेंज मैंने नहीं लिया था, कांस्टेंट मास की बॉडी ली थी, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास था वो जीरो था, इसलिए ये टर्म पूरी जीरो हो गई थी और ये आ गया था यहाँ से f और यहाँ से ये आ गया था m डी वी बाई डी टी जो हो गया था वो एक्सेलरेशन हो गया था। तो यहाँ से निकल के इस तरीके से आ जाता है, बट जहाँ मास चेंज हो रहा होगा वहाँ ये एग्जैक्ट इक्वेशन जो है इस तरीके से लगानी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ बात यहाँ पे डील की कि ये किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। देखिए थर्ड लॉ बड़ा सिंपल है, थर्ड लॉ में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, या आसानी से समझा जा सकता है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है वैसे तो, एक्शन एंड रिएक्शन आर equal and opposite, equal and opposite, and acts on different bodies, एक्शन और रिएक्शन
जो है वो इस तरीके से होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे नाव में एक आदमी जो है वो खड़ा है और ये शोर पे आना चाहता है, किनारे पे आना चाहता है, ये शोर है, इस पे आना चाहता है। तो ये जो बोट है, ये जो नाव है, इसको आदमी क्या करेगा कि पीछे की तरफ धक्का देगा, तो ये बोट तो जो है ये पीछे की तरफ चली जाएगी इस डायरेक्शन में। इस पे जो है वो एक्शन हुआ और ये आदमी जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, शोर पे कूद के आ जाएगा, क्योंकि इस पे जो रिएक्शन है वो इधर की तरफ हुआ। अगर वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्शन है ये वेक्टर है और ये आर भी जो है वेक्टर है, बट ये नेगेटिव है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आर के बराबर है, सेम है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज अगर एक्शन फोर्स अगर 4 न्यूटन का है तो रिएक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन का होगा। लेकिन खास बात क्या है कि ये पेयर में जनरेट होता है। एक्शन एक बॉडी पे एक्ट करता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे एक्ट करता है। तो देखिए लॉ ऐसे तो मतलब इस चैप्टर में अगर मैं थोड़ा आपको समरी बताऊं तो ये 3 लॉ हैं और छोटी मोटी थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। बट इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है क्वेश्चंस का। तो थोड़ा सा मैं अब क्वेश्चंस पे आता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से करे जाए इन तीनों लॉज के जो बेसिस पे। तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। या उससे भी पहले मेरे को एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको कि फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए ये क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता है, ये बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक मास रखा हुआ है M, ये M मास यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसकी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वो 0 है। ये स्टेशनरी बॉडी है, इसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए कैसे बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस बॉडी को आप फ्री कर दीजिए और इस पे सारे फोर्सेस को एनालाइज कीजिए कि सारे फोर्सेस जो हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं। तो हमको पता है ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये mg जो है एक तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब यहाँ से ये फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो ये बॉडी नीचे जाती, बट ये है ग्राउंड पे है, ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ग्राउंड से क्या है एक रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये लेटस से ये R है, तो ये रिएक्शन फोर्स है जो mg के बराबर। तो रिएक्शन फोर्स हो गया mg के बराबर। अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो इस पे जो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो F नेट है, ये F नेट जो है इस पे ये है R माइनस ऑफ mg नेट फोर्स, और ये बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो इस बॉडी का मैंने बताया कि ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यहाँ से आ गया R माइनस mg, ये बराबर आ गया 0 के, तो ये R बराबर आ गया यहाँ से mg। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बात बताई। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये जो कंप्लीट डायग्राम मैंने जो बताया, बाकी तो इक्वेशंस है, ये जो कंप्लीट डायग्राम मैंने बनाया है इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। और ये हमको एक एनालिसिस के पार्ट से बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हम फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से बॉडी को एनालाइज करना है। मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन, find the acceleration of the blocks, find the acceleration of the blocks and reaction between them, and reaction between them, reaction between them। देखिए क्या होता है, ये एक ब्लॉक है 1 kg का, ये 1 kg का ब्लॉक है।
और ये एक ब्लॉक है दैट इज़ 2 kg, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक है दैट इज़ 3 kg, ये 3 kg का ब्लॉक है। यहाँ से क्या है कि मैंने फोर्स लगाया 6 न्यूटन, ये फोर्स लगाया यहाँ से यहाँ तक का फोर्स, और यहाँ पे आ गया 6 न्यूटन, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा हेल्प करेगा, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम जो 1 kg का बनेगा, ये 1 kg इस तरीके से है, और इस पे ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या है, ये है 6 न्यूटन में है, नो डाउट। और अब देखिए यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो क्या है, 1 kg अगर अलोन होता, इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता तो ये बड़ी तेजी से आगे जाता, बट आगे इसके 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 2 kg का ब्लॉक जो है इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा। जब इधर की तरफ धक्का देगा तो इस पे जो फोर्स है ये लग गया, मान लीजिए N1। इसने इस पे जो धक्का लगाया 2 kg ब्लॉक ने 1 kg ब्लॉक पे जो धक्का लगाया वो है N1। अब अगर यहाँ से बात करें तो वही एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर 2 kg ब्लॉक ने 1 kg ब्लॉक पे N1 फोर्स लगाया तो 1 kg ब्लॉक ने भी 2 kg ब्लॉक पे N1 फोर्स लगाया, जो इस डायरेक्शन में लगाया, एक्शन एंड रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं 2 kg ब्लॉक पे अगर अलोन N1 फोर्स लग रहा होता तो ये तेजी से आगे जाता, बट आगे 3 kg का ब्लॉक है जो इसके कांटेक्ट में है। अब 3 kg का ब्लॉक जो इसके कांटेक्ट में है तो ये धक्का लगाएगा इस पे इधर की तरफ। देखिए पहले बेसिक क्वेश्चंस हम समझते हैं किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम और ये बनेगा, बाद में एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये N2 जो है इस तरीके से फोर्स लग गया। अब यहाँ से अगर मैं 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 kg ब्लॉक है, N2 फोर्स इधर की तरफ लग गया तो ये N2 फोर्स जो है इस पे इधर की तरफ लग गया, वही एक्शन रिएक्शन। अक्सर जो गलती होती है वो क्या होता है कि तीनों पे 6 न्यूटन का फोर्स ले लिया जाता है कि 1 kg ब्लॉक पे भी 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 kg पे भी 6 न्यूटन और 3 kg पे। देखिए ऐसा नहीं होगा। इस बॉडी को कुछ नहीं पता कि पहले कितना फोर्स लग रहा था। इस पे जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो है 1 kg, इसलिए इस पे धक्का लग रहा है। इसने 1 kg ब्लॉक ने 2 kg ब्लॉक पे धक्का लगाया आगे की तरफ, तो ये फोर्स लग गया इस पे आगे की तरफ। उसी तरीके से इस बॉडी को पता नहीं है कि यहाँ पे 6 न्यूटन या 1 kg रखा हुआ है या 2 kg रखा हुआ है। इस बॉडी पे ये बॉडी 2 kg जितना धक्का लगाएगा उतना ही ये फील करेगा। तो इस जो 3 kg बॉडी है, 3 kg की जो बॉडी है उस पर 2 kg ने N2 फोर्स लगाया, और इतना का इतना ही फोर्स जो है, इतना का इतना ही रिएक्शन इसने इधर की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे जो पार्ट आता है वो क्या आता है कि अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है ये तीनों बॉडीज एक साथ एक एक्सेलरेशन से आगे जाएगी। इसका भी अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो a होगा, और इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो a होगा। तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से आएगी। तो जो इक्वेशंस है देखिए किस तरीके से आएगी। नेट फोर्स, अच्छा आपको हमेशा क्या करना, मैं एक बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ, एफ नेट विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एफ नेट है। इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है 6 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू 1a। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 1। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 1। इस पे जो नेट फोर्स है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स है, क्योंकि 6 ज़्यादा है N1 कम है, तो नेट फोर्स हो गया 6 माइनस N1। अब अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स ज़्यादा है, N1 ज़्यादा है N2 से, तो N1 माइनस N2। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये आएगा N1 माइनस N2, और ये बराबर आ गया ma, तो ये आ गया सेकंड के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे तो ये N2 जा रहा है, N2 जो फोर्स है ये इस इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो N2 बराबर आ गया 3 है। तो ये N2 बराबर आ गया यहाँ से 3 है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। यहाँ से हम तीनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दिया। अब जब तीनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो क्या आती है, 6 माइनस N1 प्लस N1 माइनस N2 प्लस N2 और विच इज इक्वल टू 1a प्लस 2a प्लस 3a। तो N1 से N1 कैंसिल हो जाता है, N2 से N2 यहाँ पे आ जाता है 6 इज इक्वल टू 6 से, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब देखिए एक और चीज़ पूछी है कि रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच में रिएक्शन क्या होगी। तो ब्लॉक्स के बीच में जो रिएक्शन है उसको देखिए, ये जो N2 है इसको यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ा सीधे तरीके से कि जो N2 है ये बराबर आ गया यहाँ पे 3a, एक्सेलेरेशन हम निकाल ही चुके हैं, तो N2 इज इक्वल टू 3 × 1 यानी कि N2 जो आ गया ये आ गया 3 न्यूटन। ये 3 न्यूटन का इस तरीके से ये N2 आ गया। उसी तरीके से इस इक्वेशन में जो हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 6 - N1 दैट इज इक्वल टू 1a यानी कि 1, यानी कि N1 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है N1। तो रिएक्शन इनके बीच में जो लग रहा है वो है 5 न्यूटन और यहाँ जो रिएक्शन लग रहा है वो 3 न्यूटन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक जो चीज़ है वो यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्स है वो mg जो लग रहा है, 1g जो लग रहा है वो लग रहा है नीचे। 1g का मतलब हो गया करीब करीब 10 mg। तो ये हमने कंसिडर नहीं किया। उसका रीज़न है कि ये फोर्स जो है नीचे लग रहा है, बट इसको ये जो रिएक्शन लग रही है फ्लोर से R1 ये बैलेंस कर देती है। रिएक्शन फोर्स और ये 1g जो है ये बैलेंस हो गया और परपेंडिकुलर है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस जो है बैलेंस नहीं हुए थे, इसलिए इधर की तरफ एक्सेलरेशन आया है। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेता हूं, बट थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि जो है उससे पहले थोड़े से बेसिक और हम क्लियर करें। तो देखिए ये जो था यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स था, कांटेक्ट में थे ये बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ एक स्ट्रिंग की। तो क्वेश्चन में यही रहने देता हूँ कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैं अभी लिखता हूँ, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, acceleration of the blocks and tension in string, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है कि स्ट्रिंग जो है वो टेंशन जो है वो उसमें जो टेंशन लगेगी वो कैसे लगेगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये 1 kg ब्लॉक है और ये एक 2 kg ब्लॉक है, और पहले यही ले लेते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर बाद में थोड़ा लंबा क्वेश्चन ले लेंगे। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है और ये लग रहा है 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये जो है ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है। अब देखिए स्ट्रिंग पे थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं। स्ट्रिंग जो होता है उसमें खास बात क्या होती है। स्ट्रिंग की जो खास बात होती है ये वो होती है कि ये पुल करती है, खींचती है, धक्का नहीं दे पाती। स्ट्रिंग जो है धक्का नहीं दे पाती। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे जैसे ये 2 kg का ब्लॉक है और ये इधर की तरफ ये 1 kg का ब्लॉक है, और ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, रस्सी है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी या तार। तो ये इस तरीके से है और लेट अस से मैंने धक्का लगा दिया इस तरीके से, 3 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लगा। तो देखिए केस अलग हो गया। उस केस में क्या होगा कि ये जो 1 kg है ये तो ऐसे ही रहेगा और रस्सी जो है वो ढीली हो जाएगी। ये 2 kg के ब्लॉक पे जो फोर्स 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा वो इसको इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, रस्सी जो है वो ढीली हो जाएगी। रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी में तनाव नहीं आएगा। अब पार्ट आता है यहाँ पे कि मैं अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तब क्या होगा। देखिए उस केस में क्या है, अब जरा इस केस को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो किस तरीके से बनेगा। तो ये है 2 kg, ये फोर्स लगा यहाँ पे 3 न्यूटन। ये 3 न्यूटन का फोर्स जो है इस तरफ लगता है। 2 kg बड़ी तेजी से आगे जाता, बट होगा क्या कि ये जो रस्सी है, रस्सी थोड़ा सा इसके साथ आगे जाना चाहेगी, और रस्सी जब आगे जाना चाहेगी तो ये वाला जो पार्ट है ये भी आगे जाना चाहेगा। और यहाँ क्योंकि 1 kg का ब्लॉक इसके साथ अटैच है तो इसको खींचना पड़ेगा। अब इसको खींचना पड़ेगा तो रस्सी में तनाव आएगा।
अब देखिए तनाव किस तरीके से आएगा कि रस्सी की जो टेंशन है, मान लीजिए टी टेंशन है तो ये इधर लगेगी, और जो 1 kg ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो 1 kg ब्लॉक में क्या है कि ये जो रस्सी का तनाव है वो उसको इस तरफ पुल करने का काम करेगा। मतलब इसी डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊँ, जैसे 2 kg और 1 kg का जो ब्लॉक्स है, और टेंशन मेरे को अगर दिखानी हो कि टेंशन जो है रस्सी में किस तरफ लग रही है, तो देखिए किस तरफ होगा। इसके लिए इस ब्लॉक के लिए टेंशन इस तरफ काम करेगी और इस ब्लॉक के लिए टेंशन इस तरफ काम करेगी, इस तरीके से ये काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये टेंशन अगर मैंने इसके लिए इस तरफ ले ली तो इसको भी इधर की तरफ टेंशन ले लो, नहीं, इसके लिए जो टेंशन है ये पुल करने का काम करेगी, और ये भी ये जो टी है ये 2 kg ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करने का काम करेगी। तो देखिए ये यहाँ पे पार्ट होता है। और अब क्या है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो ये इस तरीके से एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - t दैट इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स बराबर हो गया ma के। उसी तरीके से इस पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा t और यहाँ पे क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब करेंगे तब क्या आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 - t प्लस t दैट इज इक्वल टू 2a प्लस a। तो यहाँ पे आएगा 3a, t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू 3a, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्सीलरेशन निकल के आ गया 1 मीटर/सेकंड²। टेंशन निकालनी है तो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की जो है रस्सी में तनाव आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी सिंपल पार्ट रखा है, इतना डिफिकल्ट पार्ट मैंने लिया नहीं है। आगे जो प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, तो थोड़ा सा उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। बट जो पार्ट 2 है इसमें जो है रस्सी से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए। तो आज का जो पार्ट 2 है ये तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का पार्ट 2 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं। धन्यवाद।